कोलंबिया, ये सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पाब्लो एस्कोबार, ड्रग कार्टेल, यही सब आता है ना। शास्त्रों में इसी को स्टीरियोटिपिकल होना कहा गया है, एक रूढ़ी पाल लेना। अब कोलंबिया तो शकीरा का देश भी है, शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले बोगोता का देश भी है। जिस ड्रग कार्टेल के लिए कोलंबिया बदनाम है, उसी के साथ शांति स्थापित करके नोबेल प्राइज जीतने वालों का देश भी कोलंबिया ही है। लेकिन टू बी फेयर, आप पूरी तरह से गलत भी नहीं। कोलंबिया का दुर्भाग्य यही है कि उसे लेकर गढ़े गए जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, 31 मई को वोटिंग होगी। राजधानी बोगोता में नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर लेफ्ट राइट की बहस चल रही है। लेकिन उसी समय देश के साउथ ईस्ट में जो घने जंगल है, वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ग्वावियारे के घने जंगलों में दो हथियारबंद गुटों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि 52 लड़ाके मारे गए हैं। कम से कम इतना अभी कंफर्म हुआ है। वजह क्या है? कोकेन रूट्स और जंगलों के इलाकों पर कब्जा। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में पैदा होती है। आपने जैसे पाब्लो एस्कोबार की कहानी में देखा भी होगा, ड्रग ट्रेड पर काबू के लिए गैंग वॉर भी खूब होता है वहाँ। लेकिन कोलंबिया में ड्रग ट्रेड से जुड़ी वायलेंस एक अलग चरम को छू चुकी है। कोकेन के चलते 6 दशकों तक कोलंबिया गृह युद्ध में जलता रहा। गैंग्स से लड़ते थे और सारे गैंग्स मिलकर सरकार से लड़ते थे। 4.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। 2016 के ऐतिहासिक समझौते के बावजूद अभी तक शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है। हालिया हिंसा में रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया का नाम आ रहा है, जिसे वहाँ फाक कहा जाता है। स्पेनिश में नाम है उसका अनुवाद और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म तो फाक आया। अब इस फाक को पूरी तरह से ड्रग कार्टेल बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी शुरुआत एक इनकलाबी संगठन के रूप में हुई थी, क्रांतिकारी संगठन। गांव के किसान और मजदूरों के लिए काम करते थे। कभी जो नौजवान फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा से इंस्पायर हुए थे, वो कोलंबिया में भी यही मॉडल चाह रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि यह संगठन खुद क्रांति की राह से भटका और कोकेन के धंधे में उतर गया। सरकार के खिलाफ लड़ाई पहले से चली रही थी, इसलिए कोलंबिया की सरकार को एक और वजह मिल गई फार्क को खत्म करने की। 2016 में राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सैंतोस की सरकार ने फार्क के साथ एक ऐतिहासिक पीस डील की। 13,000 लड़ाकों ने हथियार डाले, जैसा कोलंबिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। इतनी बड़ी बात यह थी कि सैंतोस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। पूरी दुनिया में वाहवाही हुई। लेकिन दिक्कत पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई। कुछ लड़ाके जंगलों में ही रुके, क्योंकि उनको सरकार की पेशकश सूट नहीं कर रही थी। उन्होंने मंजूर नहीं किया समझौता। फिर कई छोटे गुट जो थे वो इस समझौते से अलग भी हो गए। आज यही सारे लोग दूसरे ड्रग कार्टेल्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं वर्चस्व के लिए। 27 मई को जो हिंसा हुई उसमें फार्क के कई लड़ाके मारे गए हैं। यानी 10 साल पहले जो समझौता हुआ था कोलंबिया की सरकार के साथ, वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। हिंसा चुनाव से पहले हुई, इसलिए इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो एक वामपंथी नेता हैं। उनका संबंध खुद एक गुरिल्ला संगठन M19 से रहा है। अब विपक्ष कोलंबिया का यह कह रहा है कि चूंकि पेत्रो एक वामपंथी नेता है, उसी वजह से वह फार्क के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। चुनाव के 2 दिन पहले इस तरह की हिंसा ने कोलंबिया को फिर से चर्चा में ला दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2016 वाला शांति समझौता टूट गया? क्या कोलंबिया एक बार फिर से गृह युद्ध की तरफ जाने वाला है? आज के शो में हम इसी बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आपको कि कोलंबिया के ड्रग कार्टेल की पूरी कहानी क्या है। हालिया हिंसा के बारे में भी आपको बताएंगे और जानेंगे कि चुनाव में इस हिंसा का असर क्या पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए आपने खेल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। (1960) का कोलंबिया। देश में बड़ी गरीबी थी। गांव में सरकार की पकड़ कमजोर थी। पहाड़, जंगल और दूर दराज के इलाके लगभग जो गवर्नमेंट थी उससे कटे हुए थे। उसी वक्त अमेरिका और यूरोप में नशे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ भी रहा था। शुरुआत में कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन उत्पादक देश नहीं था। तब पेरू और बोलीविया में कोका पौधे की खेती होती थी, जिससे कोकेन बनता था और वहीं से अमेरिका और यूरोप में ड्रग्स जाते भी थे। लेकिन अगले 10 सालों में अमेरिका में कोकेन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। कुछ छोटे मोटे गैंग्स गांजे की तस्करी अमेरिका तक करते ही थे, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर यह होता था। कोकेन की खेती बड़े लेवल पर वहां शुरू नहीं हुई थी। छोटे मोटे लोग खेती करते थे, लेकिन जो उसकी खपत कोलंबिया में ही हो जाती थी। लेकिन 1970 में एक 21 साल का नौजवान आता है
भांप लेता है कि अगर कोकेन की सप्लाई अमेरिका तक कर दी जाए तो खूब पैसा बनाया जा सकता है कोलंबिया में रह के। उसने छोटे छोटे कोका के किसानों को मार्केट से ज़्यादा पैसा दिया और छोटी छोटी नावों में जो व्यापारी गांजा पहुंचाया करते थे उनके जरिए कोकेन की सप्लाई शुरू की। उस नौजवान ने कोका उगाने वाले किसानों को मार्केट से ज़्यादा पैसा दिया और एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश की। धीरे धीरे उसका व्यापार चला, वो अमीर हो गया और दुनिया ने उसे पाब्लो एस्कोबार के नाम से जाना। उस दौर में अमीर लोगों, फिल्म इंडस्ट्री, क्लब्स और बड़े शहरों में कोकेन बहुत तेज़ी से पैर पसार रही थी। मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि इसे बेचने वाले लोग कुछ ही सालों में अरबपति बनने लगे। मेरीन कार्टेल के नाम से एस्कोबार का कार्टेल चला। 1980 तक पाब्लो एस्कोबार दुनिया में सबसे अमीर अपराधियों में से एक बन गया था। लेकिन एस्कोबार सिर्फ एक तस्कर ही नहीं था, उसने डर और हिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जजेस का कत्ल किया, पुलिस अधिकारियों की हत्या की, पत्रकारों को मारा, नेताओं को हटाया, बम धमाके हुए। कोलंबिया धीरे धीरे हिंसा में डूबने लगा। तब उसका एक मशहूर नारा था, प्लाटा और प्लोमो, यानी पैसा या गोली, यानी रिश्वत लो या मर जाओ। लेकिन मेरीन कार्टेल अकेला भी नहीं था। दूसरी तरफ एक काली कार्टेल भी था, वो भी बड़ा हो रहा था और इसके बड़े नाम थे गिलबर्टो रॉड्रिगेज ओरेजुएला और मिगुएल रॉड्रिगेज ओरेजुएला। ये लोग पाब्लो एस्कोबार की तरह खुलेआम हिंसा नहीं करते थे, सिस्टम से लड़ते नहीं थे, बल्कि सिस्टम का ही हिस्सा बन गए थे। अधिकारियों को रिश्वत देते थे, काम निकाल लेते थे। तो दोनों कार्टेल अमेरिका को कोकेन बेच रहे हैं, एक वायलेंस से, एक सेटिंग से। अरबों डॉलर कोलंबिया में आ रहा था। अब कोलंबिया की सरकार को पता था कि अगर यह नहीं रोका गया तो अमेरिका के साथ संबंध कोलंबिया के खराब हो जाएंगे। लेकिन सरकार में करप्ट अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में थे कि वो सीधे इन कार्टेल से पंगा लेना नहीं चाहते थे। पेमेंट रुक जाएगी या गोली लग जाएगी। इसलिए उन्होंने गांव में किसानों को टारगेट करना शुरू किया। उनका तर्क था कि यहीं से कोका की खेती रोकी जाएगी और ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा। इस कड़ी में सरकार ने आम किसानों को भी टारगेट कर दिया और ऐसे किसानों को भी टारगेट किया जो कोका की खेती करते ही नहीं थे। ऐसा ही एक पहाड़ी इलाका था मार्केतालिया। घने जंगल थे, खराब सड़कें थी, छोटे छोटे किसान बस्तियां थी, सरकार की मौजूदगी थी नहीं। वहां भी किसानों का कत्लेआम हुआ। मार्केतालिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब किसान थे। उनका कहना था कि सरकार हमेशा शहरों और अमीर ज़मीन मालिकों के लिए काम करती है, गांव में न सड़क बनाती है, न स्कूल, न सुरक्षा देती है। इसलिए वहां के लोगों ने अपने इलाके की रक्षा खुद करनी शुरू की। लॉलेस जगह थी तो खुद हथियार उठाए। धीरे धीरे वहां हथियारबंद गुट बनने लगे किसानों के, और ये जो समूह थे इनमें मार्क्सवादी विचारों का असर देखने को मिलता था। ये लोग मानते थे कि अमीर लोग और सरकार मिलकर गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। धीरे धीरे कोलंबिया सरकार को लगने लगा कि मार्केतालिया सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक साम्यवादी गढ़ बन रहा है। कोल्ड वॉर का वक्त भी था। कुछ साल पहले क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की क्रांति हो चुकी थी। अमेरिका को डर था कि यहां भी साम्यवादी आंदोलन खड़ा हो जाएगा, मार्क्सिस्ट आंदोलन। इसलिए अमेरिका ने कोलंबिया सरकार पर प्रेशर डालना शुरू किया कि ऐसे सेंटिमेंट जिन इलाकों में हैं वहां आप काबू करो। कोलंबिया की सेना ने फिर मार्केतालिया पर चढ़ाई की। हजारों सैनिक भेजे गए। इलाके को चारों तरफ से घेरा गया। सरकार ने कहा कि यहाँ जो लोग छिपे हुए हैं मार्केतालिया में, ये देश के लिए खतरा हैं। लेकिन ज़मीनी हालात अलग थे। कोई बड़ी फौज वहाँ मौजूद नहीं थी। मार्केतालिया में ज़्यादातर लोग गरीब किसान थे, सीमित हथियार थे, लेकिन उन्हें जंगलों और पहाड़ों की जानकारी थी। मैनुएल मारोलांडा नाम का एक शख्स तब उन लोगों का लीडर बन के उभरा। मार्केतालिया पर हमले के बाद मारोलांडा और उसके साथियों ने फैसला किया कि अब इन्हें एक गुरिल्ला संगठन बनाना पड़ेगा, और ये संगठन जो बना यही था फार्क। गांव से इसका असर धीरे धीरे पूरे देश में फैला। सरकार ने मार्केतालिया में अपना कैंपेन ख़त्म किया, लेकिन वहाँ से भागे लड़ाके जंगलों में छिप गए और धीरे धीरे उन्होंने नए कैंप बनाए, नए लड़ाके जोड़े और फार्क का विस्तार होता गया। 1980 के दशक में जब एस्कोबार जैसे लोग कोकेन बेचकर पैसा छाप रहे थे, तब फार्क ने भी इस धंधे में उतरने का मन बनाया, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए पैसा कहीं न कहीं से उनको लेना था। फार्क ने पहले कोका किसानों से उगाही करनी शुरू की और फिर जो ड्रग रूट्स थे उन पर कब्जा करना शुरू किया। 2008 में फार्क को बनाने वाले मैनुएल मारोलांडा की मौत हो गई। मारोलांडा दशकों तक संगठन का सबसे बड़ा चेहरा रहे थे और उनकी मौत फार्क के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। लेकिन संगठन ने एक नया नेता चुन लिया, अल्फोंसो कानो। अल्फोंसो कानो फार्क के दूसरे लीडर्स की तरह गांव से नहीं आते थे, पढ़े लिखे थे, नौजवान थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन उनके पास में था। फिदेल कास्त्रो ने जब क्यूबा में क्रांति की थी, उससे अल्फोंसो इंस्पायर हुए
और उन्होंने इसलिए फार्क ज्वाइन किया था। अब ये वो दौर था जब लैटिन अमेरिका में जहां जहां वामपंथी आंदोलन आप देख रहे थे, उसकी प्रेरणा क्यूबा की क्रांति से ही आती नजर आ रही थी। यहां तक कि लैटिन अमेरिका की कई वेबसाइट्स में आपको फार्क नेताओं की क्यूबा यात्राओं का विवरण मिलता जाएगा। वहां से भी खूब मदद क्रांतिकारियों को मिली। खैर, अल्फोंसो को जब फार्क की जिम्मेदारी दी गई तब संगठन का हाल खराब था। कई लड़ाके हथियार डाल चुके थे क्योंकि अमेरिका कोलंबिया की सरकार के साथ मिलकर वॉर अगेंस्ट ड्रग छेड़ चुका था। वॉर ऑन टेरर बाद में छेड़ी इन्होंने, वॉर ऑन ड्रग्स पहले से चल रहा था। मार्च 2008 में संगठन के एक सीनियर लीडर राउल रेसे मारे गए। उसी साल जुलाई में कोलंबिया की फौज ने ऑपरेशन जाके चलाया और फार्क के इलाके में घुसकर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ा भी लिया। अल्फोंसो कानो ने नेता बनने के बाद संगठन की रणनीति बदलने की कोशिश की। इन्हें समझ में आ रहा था कि फार्क अब पहले जैसा पावरफुल रहा नहीं। फौज लगातार जंगलों में घुस रही थी, टेक्नोलॉजी उनके पास में आ रही थी क्योंकि यूएस हेल्प थी, सर्विलेंस था। कोलंबिया की खुफिया एजेंसियां गुरिल्ला कैंपों की जानकारी तेजी से ले रही थीं। सीआईए ने कोलंबिया को खूब तकनीकी सहायता दी। अमेरिकी सरकार ने हेलीकॉप्टर्स दिए जिससे जंगलों में छिपे लोगों को पकड़ा भी गया। कैंप्स पर रेड होने लगी और अमेरिकी मदद से कोलंबिया की सरकार को कामयाबी मिलने लगी क्योंकि फार्क के नेताओं की लोकेशन को ट्रैक करना आसान बना दिया सीआईए ने। इसी दौरान अल्फोंसो कानो ने दो चीजें एक साथ करने की कोशिश की। एक तरफ तो युद्ध जारी रखा, सेना और पुलिस पर हमले किए, सड़क किनारे बारूदी सुरंगें लगाएं, ग्रामीण इलाकों में घात लगाकर हमले किए, लेकिन दूसरी तरफ वो धीरे धीरे बातचीत की तरफ भी बढ़ते रहे। 2010 में हुआन मैनुअल सैंतोस कोलंबिया के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर अब दिलचस्प बात यह थी कि ये पहले रक्षा मंत्री रह चुके थे और फार्क के खिलाफ सैनिक अभियानों का हिस्सा भी थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि बल प्रयोग से, बाय फोर्स से संघर्ष खत्म नहीं होगा। इसी समय अल्फोंसो कानो भी समझ गए थे कि समझौता करना ठीक होगा वरना सब मारे जाएंगे। तो फिर 2010 और 11 में सरकार और फार्क के बीच बैकडोर बातचीत शुरू हुई। शुरुआती मुलाकातें वेनेजुएला के बॉर्डर के पास हुई, बाद में क्यूबा भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ। अब ये सारी जो बातचीत थी इतनी सीक्रेट थी कि सरकार के भीतर भी बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोलंबिया में हिंसा पूरी तरह रुक गई जब बातचीत हो रही थी। एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी, दूसरी तरफ लड़ाई भी चल रही थी, जैसे आज आप ईरान और यूएस के बीच होते हुए देख रहे हैं हॉर्मुज के इलाके में। कोलंबिया की सेना अल्फोंसो कानो को लगातार ट्रैक कर रही थी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो नेगोशिएशन उनका ईजी हो जाएगा। यूएस हेल्प उनके पास में थी, सीआईए के लोग थे, जंगलों में कैंप्स पर दबाव डाला गया और फिर नवंबर 2011 में सेना को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। साउथ वेस्ट कोलंबिया के काउका इलाके में उनके कैंप पर बड़ा हमला हुआ। पहले एयर रेड हुई और उसके बाद स्पेशल फोर्स के जवान जंगल में उतरे। बाद में सामने आया कि ये जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी ये फार्क के अंदर से ही किसी ने लीक की थी सरकार को। खैर, घंटों पीछा करने के बाद अल्फोंसो कानो मारे गए और उनकी मौत फार्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शांति प्रक्रिया अभी भी नहीं रोकी गई। अल्फोंसो कानो की मौत के बाद फार्क के नए नेता तिमोचेंको ने सरकार को संदेश भिजवाया कि बातचीत तो चलेगी। इसलिए कहा जाता है कि इनसाइड जॉब था। 2012 में औपचारिक शांति वार्ता हुई और इसकी मेजबानी की अगेन क्यूबा ने। हवाना में महीनों तक बात चली। सरकार की तरफ से हुआन मैनुअल सैंतोस की टीम थी और दूसरी तरफ फार्क के कमांडर्स थे। अब जो हवाना में डिस्कशन चल रहा था वो इजी तो नहीं होने वाला था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो फार्क के लड़ाके हैं इनका क्या होगा। क्यों? अभी तो इनके पास में हथियार, एक तरह से वो गुरिल्ला आर्मी का हिस्सा हैं, लेकिन सरकार की नज़र से आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, बहुत सारे लोगों को अबडक्ट किया है, ड्रग ट्रेड में रहे हैं। तो इन लड़ाकों का करना क्या है? अगर हथियार छोड़ते हैं तो क्या इनको जेल में भेजना है या उन्हें पॉलिटिक्स में आने देना है? क्या जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ किसानों के मुद्दे थे, लैंड रिफॉर्म्स होंगे? क्या युद्ध अपराध जो हुए हैं दोनों साइड से उसकी जांच होगी? 4 साल तक ये सब डिस्कस हुआ और आखिरकार 2016 में एक ऐतिहासिक समझौता हो गया। दशकों तक लड़ने के बाद फार्क ने हथियार छोड़ने पर सहमति दे दी। 13,000 लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया और संगठन को एक राजनीतिक दल में बदलने की अनुमति दी गई कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आइए। इसी समझौते के लिए राष्ट्रपति हुआन मैनुअल सैंतोस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। लेकिन कहानी, जैसा हमने पहले भी बताया, खत्म नहीं हुई। फार्क के सभी लड़ाकों ने समझौता नहीं एक्सेप्ट किया। कुछ समूह जंगलों में रह गए और बाद में ये फार्क डिसिडेंट्स कहलाए और आज ये फार्क डिसिडेंट्स ड्रग्स का काम करते हैं, अवैध खनन करते हैं, तस्करी से पैसा कमाते हैं।
27 मई 2026 में जो हिंसा की खबर आई थी उसमें फाक डिसिडेंट्स के ही लड़ाके शामिल थे। उनके साथ एक दूसरे गुट ने लड़ाई की और लड़ाई की वजह थी उस इलाके पर नियंत्रण। कहाँ हुआ ये सब? कैटातुम्बो नाम के इलाके में। कैटातुम्बो इलाका कोलंबिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में आता है, जहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ी रास्ते हैं और वेनेजुएला की बॉर्डर यहाँ बहुत करीब है, यानी ड्रग्स सप्लाई करने के लिए और भागने के लिए बहुत अच्छा रास्ता यहाँ से मिल जाता है। गुस्तावो पेत्रो जो अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हिंसा की निंदा की है, सभी गुटों से कहा है कि आप बातचीत कीजिए। पेत्रो एक वामपंथी नेता हैं, 2022 में चुने गए थे, खुद M19 नाम के गुरिल्ला समूह में रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ पीस डील के बाद उन्होंने हथियार डाले और मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हुए। 2022 के चुनाव में उन्हें कोलंबिया के कई वामपंथी संगठनों का समर्थन हासिल हुआ और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने टोटल पीस की पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में कहा गया कि हिंसा से बात सुलझेगी नहीं, सरकार संगठनों से बात करेगी और मामला सुलझाएगी। अब जो विपक्ष के नेता हैं इस वायलेंस की घटना के बाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूंकि गुस्तावो पेत्रो खुद एक वामपंथी उग्रवादी रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के संगठनों के साथ हमदर्दी रख रहे हैं। 31 को चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भी ड्रग कार्टेल की हिंसा को पूरी तरह रोकना है। क्या पेत्रो की टोटल पीस पॉलिसी जनता से उन्हें वोट दिलवा पाएगी? 31 को पता चल जाएगा और जो भी होगा उसकी जानकारी आपको राजदूत में ज़रूर मिल जाएगी। आज का राजदूत साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।